बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारा टॉपिक जो है आज वो है डेडलॉक का चैप्टर हम कवर कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 7 ऑफ सिल्वर शार्ट्स बुक। तो इसके अंदर हमारा आज जो टॉपिक है दैट इज़ डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। सो डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो बेसिकली क्या कह रहा है कि डेडलॉक को डिटेक्ट किस तरह करें कि अलाउ द सिस्टम टू एंटर टू द डेडलॉक स्टेट। सो आप सिस्टम को अलाउ करें कि वो डेडलॉक स्टेट के अंदर चला जाए और उसके बाद फिर हम उसको उसमें से रिकवर करें। सेकंड ऑप्शन क्या है कि आप कोई एल्गोरिदम चलाएं और बिफोर टाइम आप इस चीज़ को डिटेक्ट करें कि आपने उस सिचुएशन के अंदर कहीं कोई डेडलॉक तो नहीं आ जाएगा। से अगर किसी प्रोसेस ने कोई रन होते हुए किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट की है तो हम उसको बिफोर टाइम आइडेंटिफाई कर सकें कि वेदर उसको ये रिसोर्स ग्रांट करने से कहीं पर कोई डेडलॉक तो नहीं आ जाएगा। और अगर डेडलॉक हो गया है तो फिर उसकी कुछ रिकवरी स्कीम्स देखेंगे हम कि हाउ कैन वी रिकवर फ्रॉम दैट डेडलॉक सिचुएशन। सो इसके लिए हमारे पास डेडलॉक जो है वो हमारे पास डिटेक्शन के लिए हमारे पास दो तरह के उसने मेथड बताए हैं। फर्स्ट वन जो है वो बिलोंग करता है सिंगल इंस्टेंस ऑफ द ईच रिसोर्स, यानी कि अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं लेकिन हर रिसोर्स का हमें सिंगल इंस्टेंस जो है वो अवेलेबल है, तो फिर उसको हम डिटेक्ट किस तरह कर सकते हैं बाय मेकिंग द यूज़ ऑफ सम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और वो जो ग्राफ है उसको उसने कहा है वेट फॉर ग्राफ। आपको याद होगा मैंने आपको डेडलॉक अवॉइडेंस जब पढ़ाया था तो उस वक्त मैंने आपको बताया था कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होता है जो कि सिंगल इंस्टेंस के वक्त यूज़ किया जाता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, ताकि वो आप डेडलॉक को जो है आइडेंटिफाई कर सकें और उसको आप अवॉइड कर सकें डेडलॉक को बिफोर टाइम। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो सिंगल इंस्टेंस की उसने रिसोर्स टाइप की बात की है, जिसके अंदर अब वो बात कर रहे हैं डेडलॉक डिटेक्शन की। तो इसके अंदर जो वो ग्राफ यूज़ कर रहे हैं उसको वो वेट फॉर ग्राफ कह रहा है। अच्छा, अब वेट फॉर ग्राफ जो है इट इज़ सिमिलर टू लाइक दैट ऑफ द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ था उसके अंदर हम क्या कर रहे थे कि अगर हमारे पास प्रोसेस P1 है और हमारे पास एक रिसोर्स है R1, ठीक है, अगर हमारे पास एक रिसोर्स है R1 और एक प्रोसेस है P1 और एक और हमारे पास प्रोसेस है P2, और तो हमने ये कहा था कि प्रोसेस P1 जो है वो क्लेम कर रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है फॉर द रिसोर्स R1 एंड दैट रिसोर्स R1 इज असाइंड टू प्रोसेस P2। ठीक है। सो ये तो हमारे पास हो गया रैग। रैग का मतलब क्या है? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, जो हमने कहाँ पर यूज़ किया था? डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इसी ग्राफ के अंदर एक थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ मॉडिफिकेशन के हमने क्या किया है, इस रिसोर्स को जो है वो बीच में से अगर हम ओमिट कर दें तो ये ग्राफ कुछ इस किस्म से बन जाएगा कि P1 इज़ बेसिकली रिक्वेस्टिंग अ रिसोर्स विच बिलोंग्स टू which is or in other words it is holding by resource by the process P2। ठीक है। सो हमने इसको शॉर्ट करके लिख दिया, इस वाली सारी सिनेरियो को हमने एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा जिसमें हमने रिसोर्स को इमिट कर दिया है, रिसोर्स के नोड को, और हम डायरेक्ट जो है वो लिंक शो कर रहे हैं कि प्रोसेस Pi इज़ रिक्वेस्टिंग अ रिसोर्स विच इज़ होल्ड बाय द प्रोसेस P2। और इस तरह की जो प्रोसेस होता है इसको हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट में कि Pi इज़ requesting a resource which is holding by the Pj process, and if Pi is waiting for resource which is holded by the process Pj। सो हमने इसको जो है वो वेट फॉर ग्राफ इसको हम कहते हैं, जिसके थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सो वेट फॉर ग्राफ के अंदर उसने कहा है कि ये जो एल्गोरिदम है या हमारे पास ये जो ग्राफ है इसको हम क्या करेंगे कि हम periodically invoke a algorithm that search for the cycle in the wait for the graph। तो हम periodically यानी कि कोई टाइम फिक्स कर लें कि जी हर आधे आधे घंटे के बाद हम इसको रन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे ग्राफ के अंदर कहीं पर कोई साइकिल तो नहीं क्रिएट हो रहा। इफ़ देर इज़ अ साइकिल देन इट मीन्स कि हमारे पास जो एल्गोरिदम है तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम जो है वो डेडलॉक के अंदर जा रहा है। सो हमारे पास बेसिकली ये जो एल्गोरिदम हम रन कर रहे हैं उसको उसने कहा है इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। एक्सपेंसिव क्यों? क्योंकि आपके पास अगर एक ग्राफ बना हुआ है तो ग्राफ के अंदर हर नोड को चेक करना और हर नोड के परस्पेक्टिव से ये चेक करना कि कहीं पर वो दूसरे नोड के रिलेशंस के साथ कहीं पर साइकिल के अंदर तो नहीं जा रहा। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 100 प्रोसेसेस हैं तो फिर आप सोचें कि अगर 100 प्रोसेसेस के लिए जब हम लूप चलाएंगे तो हमारे पास टाइम कितना कंज्यूम होगा। तो एक्सपेंसिवनेस इज़ इन टर्म ऑफ टाइम,
कि आपका कितना टाइम उसके अंदर लग रहा है उस ग्राफ को चेक करने में कि कहीं पर हमारे पास नोड्स के दरमियान जो है वो साइकिल तो नहीं क्रिएट हो गया। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ नोड्स होंगे उतना ही मैक्सिमम टाइम आपको लगेगा उन सारे नोड्स को चेक करने में और उनके साइकिल्स को चेक करने में, उनकी सारी एजेस को चेक करने में। सो इट इज़ देयरफॉर कंसिडर्ड टू बी एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। उसके बाद हमारे पास ये उसने जो है रैग और वेट फॉर ग्राफ का रिलेशनशिप बताया है। अगर आप इसका ये छोटा सा पोर्शन देखें, सो इसके अंदर क्या हो रहा है कि पी आई जो है वो रिसोर्स आई की जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है एंड रिसोर्स आई इज़ ऑलरेडी असाइंड टू द प्रोसेस P2। सो व्हाट वी हैव डन कि हमने क्या किया, इस रिसोर्स को अगर मैं सेंटर से निकाल दूं तो हम इसको शॉर्ट करके समराइज किस तरह लिख सकते हैं कि पी आई जो है वो रिसोर्स मांग रहा है वो वाली जो कि P2 ने होल्ड की हुई है। तो इसने ये पूरा रैग का जो ग्राफ है इसको कन्वर्ट किया है उसने किसके अंदर, वेट फॉर ग्राफ के अंदर, जिसके अंदर रिसोर्सेज हटा दिए तो बाकी सिर्फ आपके पास जो है वो प्रोसेसेस के रिलेशनशिप के थ्रू जो है वो इस चीज़ को एरो से शो कर रहा है। सो अगर आप इसको देखें तो हमारे पास इस ग्राफ के अंदर यहाँ पर जो है वो साइकिल सा क्रिएट हो रहा है क्योंकि पी आई जो है वो रिसोर्स मांग रहा है P2 से और P2 जो है वो रिसोर्स मांग रहा है P3 से और P3 रिसोर्स मांग रहा है P4 से और P4 आगे से रिसोर्स मांग रहा है P1 से। तो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, जब तक वो रिसोर्स नहीं इनको मिल जाते वो आगे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते या रन नहीं कर सकते। सो वेट फॉर ग्राफ के बाद उसने बात की है कि मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ ईच रिसोर्स। यहाँ तक तो हमारे पास सिंगल इंस्टेंस था रिसोर्सेज का, अब सिचुएशन क्या है कि हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंसेस हैं रिसोर्सेज के। तो हमने क्या किया कि हमने एक वेक्टर ले लिया अवेलेबल का जिसके अंदर हमने इंफॉर्मेशन रखी हुई है कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और उनके कितने इंस्टेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। से अगर हमारे पास एक रिसोर्स है टेप, एक रिसोर्स है हमारे पास प्रिंटर और एक रिसोर्स है हमारे पास डिस्क ड्राइव, तो हम कहते हैं कि टेप हमारे पास 3 है, प्रिंटर हमारे पास 4 हैं और डिस्क ड्राइव हमारे पास 8 हैं। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन हमने इस वेक्टर के अंदर स्टोर की हुई होगी। वेक्टर का मतलब है कि एक सिंगल डायमेंशनल अरे के अंदर आपने स्टोर की हुई है कि आपका ए जो सबस्क्रिप्ट 1 है वो शो कर रहा है टेप को, सबस्क्रिप्ट 2 की लोकेशन जो है वो शो कर रही है प्रिंटर को और सबस्क्रिप्ट 3 की लोकेशन जो है वो शो कर रही है डिस्क ड्राइव को। और यहाँ पर आपने उसकी इंफॉर्मेशन रखी हुई है कि 3 टेप ड्राइव्स हैं आपके पास, 4 आपके पास प्रिंटर हैं और आपके पास 8 जो हैं वो डिस्क ड्राइव्स हैं। इसी तरह अवेलेबल तो हमें ये चीज़ इंफॉर्मेशन दे रहा है। एलोकेशन हमें बेसिकली क्या दे रहा है कि जो प्रोसेसेस हैं उनको हमने ऑलरेडी पहले से कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो एलोकेट किए हुए हैं। सो एन इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द प्रोसेस नंबर एंड एम इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द रिसोर्स। सो अगर हम कहते हैं कि पी नॉट प्रोसेस था तो उसको एन जो है वो नॉट है, एक तरह का ज़ीरो है, और जो उसको रिसोर्स असाइन हुआ हुआ है वो हम कह रहे हैं रिसोर्स नंबर 2 हमने असाइन किया हुआ है और उसके कितने इंस्टेंसेस हैं उसको असाइन हुए हुए इस पर्टिकुलर रिसोर्स के, तो वो उसकी इंफॉर्मेशन से हमने 4 असाइन किए हुए, तो उसकी इंफॉर्मेशन हमने इस एलोकेशन के ग्राफ के अंदर, एलोकेशन के वेक्टर के अंदर हमने रखी हुई होगी। सो नेक्स्ट इज द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मीन्स कि अगेन इट इज़ अ 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स जिसके अंदर हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि फर्दर फ्यूचर रिक्वेस्ट आपके प्रोसेसेस की क्या है। अगर आपके पास ऑलरेडी आपने कुछ एलोकेट कर दिए एंड नाउ फर्दर दे आर डिमांडिंग कि हमें ये वाले रिसोर्स और मजीद चाहिए, सो देयरफॉर दे कैन कंप्लीट देयर वर्क। सो इसके अंदर हमारे पास एक एग्जांपल से इसको फर्दर आगे समझते हैं कि हम अज्यूम करें कि लेट्स अज्यूम दैट वी हैव अ 5 प्रोसेसेस P0, P1, P2, P3 and P4 and we have 3 resources A, B and C and the instance of A is 7, B is 2 and C is 5. So what will happen कि हम कह रहे हैं कि शुरू में हमारे पास पूल के अंदर जो थे वो A के कितने रिसोर्स थे 7, B के हमारे पास कितने रिसोर्स थे इनिशियल स्टेज के पर हमारे पास 2 थे और सी के जो थे वो हमारे पास कितने थे 5 थे। नाउ व्हाट विल हैपन कि हम कहना के लिए चाह रहे हैं कि हमने शुरू में कुछ रिसोर्सेज ऑलरेडी एलोकेट किए हुए थे तमाम प्रोसेसेस को। प्रोसेस पी नॉट को हमने ए का 0 असाइन किया हुआ था, बी का 1, सी का कुछ नहीं असाइन किया हुआ था, P1 को हमने 2 ए के किए हुए थे, बी का कुछ नहीं किया हुआ था, सी का भी कुछ नहीं किया हुआ था, P2 को हमने 3 ए के किए हुए थे, 0 हमने बी का किया हुआ था और सी का हमने 2 किए हुए थे एंड सो ऑन। सो अगर हम देखें तो शुरू में हमने ए के कितने एलोकेट किए हुए 2 + 2 + 3, सो इट विल बिकम 7 जो हमने ऑलरेडी एलोकेट कर चुके हैं। सो बी के हमने कितने एलोकेट कर चुके हैं ऑलरेडी 2 और सी के हमने कितने एलोकेट किए हुए 5। तो अगर हम अपने पूल की तरफ आएँ तो हम क्या रहे हैं बेसिकली कि हमारे पूल में इनिशियली जो रिसोर्सेज थे वो क्या थे 7 to 5
और हमने जो एलोकेट किए हैं वो भी हमने पूरे के पूरे ही कर दिए हैं 7 to 5। सो हमारे पास रिमेनिंग पूल के अंदर कितने रिसोर्स बच गए हैं, 0 सी का बचा है, 0 बी का बचा है और 0 ही ए का बचा है। सो ये जो वर्क का कॉलम है ये बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज को शो कर रहा है या हमारे पूल को शो कर रहा है कि हमारे पास इस वक्त करंटली कितने रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो करंटली एलोकेशन के बाद ए के 0, बी के 0 एंड सी के 0 हमारे पास जो है रिसोर्सेज करंटली अवेलेबल है। अच्छा, अब ये जो रिक्वेस्ट है ये बेसिकली क्या शो कर रही है कि फर्दर आपके प्रोसेसेस कितने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको मजीद और कितने रिसोर्स चाहिए अपना काम कंप्लीट करने के लिए। सो अगर हम पी नॉट को देखें, ही नीड नथिंग मोर टू कंप्लीट इट्स वर्क। तो अगर हम अवेलेबल को देखें तो हमारे पास फिलहाल कुछ अवेलेबल नहीं है। सो देयरफॉर हम इसकी रिक्वेस्ट को तो इंटरटेन कर सकते हैं। सो वो क्या करेगा, जब वो इसकी रिक्वेस्ट को इंटरटेन कर देगा तो ही विल रिटर्न बैक द रिसोर्सेज जो उसको एलोकेट हुए हुए थे और जो उसने रिक्वेस्ट किए थे वो सारे के सारे वो वापस कर देगा पूल के अंदर। तो अगर हम देखें तो इसके अंदर उस वो रिटर्न क्या करेगा, 0 1 0। तो हमारे पास पूल के अंदर वापस जो इंफॉर्मेशन आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0 1 0 की। ठीक है, सो इट विल बिकम 0 1 0। उसके बाद हमारे पास सीक्वेंस के अंदर हमने लिखा कि सबसे पहले पी नॉट जो है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। आफ्टर दैट हम देखते हैं कि पी वन जो है वो हमारे पे, ये मैंने क्रॉस लगाया फॉर द कंप्लीशन कि ये कंप्लीट हो गया। पी वन जो है वो आपके पास फर्दर रिक्वेस्ट करता है, ऑलरेडी इसको हमने शुरू में ये एलोकेट कर चुके थे रिसोर्सेज, और अब वो फर्दर रिक्वेस्ट कर रहे हैं 2 ए की, 0 बी का और 2 जो है वो सी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। बट हियर वी सीन दैट वी हैव ओनली 0 रिसोर्स इन ए। ठीक है, तो हम अवेलेबल हमारे पास अभी सिर्फ 0 का कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम इसको तो इंटरटेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आएंगे तो P2 जो है उसको कुछ नहीं चाहिए अपना काम कंप्लीट करने के लिए। सो देयरफॉर इसको हम इंटरटेन कर सकते हैं। तो हम जब P2 को रन करेंगे और जब ये अपना काम कंप्लीट कर लेगा, सो वट एवर रिसोर्सेज ही हैज़, ही विल रिटर्न इट बैक टू द वर्क, और वी कैन से इनसाइड द पूल। तो पूल के अंदर या अवेलेबल के अंदर वो वापस करेगा। तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, करंटली इस वक्त हमारे पास पूल के अंदर ये रिसोर्सेज हैं और जो ये वापस करेगा वो क्या करेगा, 3 0 2, क्योंकि 0 0 जब ऐड करेंगे इसके अंदर तो वापस वही आ जाएगा 3 0 2। तो अब हमारे पास रिसोर्सेज कितने बन गए हैं, ए के 3, बी के 1 और सी के 2। तो दिस इज द सिचुएशन नाउ। सो अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप के ऊपर अब अगर आप देखें तो अब इस स्टेज के ऊपर आप इसको भी इंटरटेन कर सकते हैं, इसको भी इंटरटेन कर सकते हैं और P1 को भी इंटरटेन कर सकते हैं। P नॉट भी कंप्लीट हो चुका है और P2 भी कंप्लीट हो चुका है, जिसको हमने नीचे सीक्वेंस के अंदर जो है वो एंगल ब्रैकेट के अंदर शो करते जा रहे हैं कि P नॉट और P2 जो है वो हमारा इंटरटेन हो चुका हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम सीक्वेंस वाइज ही चलते हैं। तो हम कहते हैं कि अब हम P3 को इंटरटेन करेंगे। तो व्हाट विल हैपन कि आपके पास फिलहाल रिसोर्सेज कितने अवेलेबल है, 3 1 2, और अगर वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि फर्दर मुझे 1 0 0 रिसोर्स और दे दो, तो व्हाट यू विल डू, आपने यहाँ पर 1 0 0 रिसोर्स जो है वो इसको असाइन कर दिया। सो जब असाइन कर दिया तो रिमेनिंग हमारे पास जो रिसोर्सेज हमारे पूल के अंदर रह जाएंगे वो कितने रह जाएंगे, 2 1 2। तो जब ये अपना काम कंप्लीट P3 कर लेगा तो ये अपने रिसोर्सेज जो उसको ऑलरेडी एलोकेट हुए हुए थे और जो उसने फर्दर रिक्वेस्ट किए थे वो सारे के सारे वो पूल को वापस कर देगा। सो व्हाट रिसोर्सेज ही विल रिटर्न बैक, 2 + 1 3, 1 + 0 1 और 1 + 0 1। सो आपको रिटर्न जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, 3 1 1। सो आप जब इसको ऐड करते हैं तो पूल के अंदर अब आपके पास कितने रिसोर्सेज आ चुके हुए हैं, 5 2 3 रिसोर्सेज आपके पास रिटर्न बैक हो चुके हैं। सो नेक्स्ट आपका जो इंटरटेन हो रहा है रिक्वेस्ट वो 0 0 2 की है, जो कि हम इससे इंटरटेन कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले तो 5 2 3 के अंदर से हमने इसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए ये वाले रिसोर्सेज जो हैं वो सबसे पहले असाइन करेंगे। जब हम असाइन करेंगे तो पीछे हमारे पास रिसोर्स कितने रह गए हैं, 1 2 5। ठीक है, ये रिसोर्स आपके पास रह गए। सो आपने जब इसको कंप्लीट कर लिया, इसको एग्जीक्यूट करके, तो ये रिटर्न बैक कितने रिसोर्सेज करेगा, 0 0 4, क्योंकि इसने जो एलोकेट हुए हुए थे वो भी वापस करने हैं और जो इसको नए हमने दिए थे वो भी वापस कर देगा। सो व्हाट विल हैपन कि हमारे पास ये रिसोर्सेज वापस पूल के अंदर कितने आ जाएंगे, 5 to 5। ठीक है, सो हमारा यहाँ पर उसने वो एग्जीक्यूशन दिखाई है 5 to 5। अब हमारे पास देखें P नॉट भी कंप्लीट हो गया, हमारे पास जो है P2 भी कंप्लीट हो चुका हुआ है, हमारे पास P3 भी कंप्लीट हो चुका हुआ है और P4 भी हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट में हमारे पास P1 रह गया है। सो P1 ने कितने की रिक्वेस्ट की है, 202 की। सो हमारी सिचुएशन क्या है, हमारे पूल के अंदर इस वक्त क्या क्या मौजूद है, 5 to 5। हम इसमें से
202 जो है वो इसको असाइन कर देंगे. सो व्हाट विल हैपन, द रिमेनिंग एलिमेंट्स विल बी 3, 2 एंड 3. ठीक है. सो हमारे पास ये रिसोर्सेज पीछे रह जाएंगे. जब भी अपना काम कंप्लीट कर लेगा, व्हाट रिसोर्सेज ही विल गोइंग टू रिटर्न बैक 2 + 2, क्योंकि ये दोनों जो एलोकेट हुए हुए थे और जो इसने रिक्वेस्ट किए वो सारे रिसोर्स वापस करेगा. सो 4, 0, 2 ये रिटर्न बैक करेगा. सो हमारे पूल के अंदर वापस कितने रिसोर्स हो जाएंगे, 5, 2, 7. इसका मतलब ए के 7 थे शुरू में, बी के 2 थे और सी के हमारे पास 5 थे. तो हमें सारे रिसोर्सेज जो है वो वापस मिल जाएंगे. तो यहाँ पर हमारी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाती है. सेव सीक्वेंस P0, P2, P3, P4 एंड P1. अब हमारे पास उसने नीचे अदर पॉसिबिलिटीज़ भी शो की हैं. क्यों? क्योंकि हमने इस वक्त देखा था जब हमने P2 को कंप्लीट कर लिया था तो फिर हम रैंडमली किसी को भी कंप्लीट कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त हमारे पूल में इतने रिसोर्सेज थे कि हम किसी को भी आगे पीछे जो है वो इंटरटेन कर सकते थे. लेकिन हमने सिर्फ सीक्वेंस को फॉलो करते हुए P3, P4 और P1 को हमने उस वक्त इंटरटेन किया था. लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस सीक्वेंस में भी इंटरटेन कर सकते हैं, इस सीक्वेंस में भी और इस सीक्वेंस में भी. तो सारे आंसर्स जो हैं वो इसके करेक्ट हैं. अच्छा, नाउ अब वो ये कह रहा है कि लेट्स अज्यूम दैट P2 रिक्वेस्ट एन एडिशनल इंस्टेंस ऑफ C. सो इनिशियली हम देखें अगर अपने क्वेश्चन के अंदर, तो P2 जो था उसके पास शुरू में कितने इंस्टेंस थे, 0, 0, 0. अब उसने एक एडिशनल C का जो है वो रिक्वेस्ट की है कि मुझे एक और इंस्टेंस चाहिए C का. सो व्हाट विल हैपन, अब हम देखेंगे कि बाकी एलोकेशंस उसी तरह शुरू से जिस तरह हुई हुई थी उसी तरह ही है. सिर्फ चेंज कहाँ आई है, दैट ही हैज़ रिक्वेस्टेड 1 मोर रिसोर्स ऑफ द सी. सो अब हम देखेंगे कि एग्जीक्यूशन हमारी सक्सेसफुली रन हो जाती है इसके साथ कि नहीं हो जाती, या फिर डेडलॉक अकर हो जाता है. तो जब हम इस एल्गोरिदम को चलाएंगे इसके ऊपर, तो हमारी ये इनिशियल स्टेज थी. तो सबसे पहले हमने देखा हमारे पास कोई रिसोर्स नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास 7 इसको ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हुए हैं, 2 इसको ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हैं और 5 इसको ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हैं. तो इस वजह से पूल के अंदर हमारे पास अब कोई रिसोर्स अवेलेबल नहीं है. नाउ व्हाट विल हैपन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम P0 को जो है वो इंटरटेन करेंगे. जब ये अपना काम कंप्लीट कर लेगा, ही विल रिटर्न बैक हिज एलोकेटेड रिसोर्सेज एज वेल एज हिज रिक्वेस्टेड रिसोर्सेज. सो हमारे पास हम इसको इसमें ऐड करेंगे तो हमारी नाउ सिचुएशन विल बिकम 0, 1, 0. अब 0, 1, 0 के साथ अगर आप देखें तो 2 वाला ये जो P1 है इसको तो हम इंटरटेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास पूल के अंदर 0A मौजूद है रिसोर्स, और इसने डिमांड की हुई है 2 रिसोर्स की, A की. तो वो तो इंटरटेन नहीं हो सकता. सेकंड वन को हम देखें तो 0 रिसोर्स है रिक्वायरमेंट और 0 ही पूल के अंदर है, तो ये तो इंटरटेन हो जाएगा. 0 इसकी रिक्वायरमेंट है और 1 फिलहाल पूल के अंदर मौजूद है, तो ये भी इंटरटेन हो जाएगा. लेकिन व्हाट अबाउट सी, सी आपके पास पूल के अंदर 0 है जबकि इसने डिमांड की हुई है 1 मोर सी की, तो ये इंटरटेन नहीं हो सकता प्रोसेस. नेक्स्ट आपका P3 को अगर हम देखें तो इसने डिमांड की है 1A की, लेकिन आपके पास पूल के अंदर 0 जो है वो मौजूद है A, इसलिए ये भी इंटरटेन नहीं हो सकता. और लास्ट वन के अंदर 0 ये तो इंटरटेन हो जाएगा, ये 0 ये भी इंटरटेन हो जाएगा, लेकिन ये 2 हमारे पास जो है वो इंटरटेन नहीं हो सकता, क्योंकि C के अंदर हमारे पास 0 जो है वो इस वक्त पूल के अंदर अवेलेबल है C के जो रिसोर्स है. सो इसका मतलब है कि सिर्फ P0 ही एग्जीक्यूट हो सका, बाकी कोई भी अब एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा. सो इसका मतलब है डेडलॉक अकर हो गया है हमारे सिस्टम के अंदर. तो जब डेडलॉक अकर हो जाता है हमारे सिस्टम के अंदर, तो हम इसका मतलब ये है कि हम इसकी ये रिक्वेस्ट जो है वो ग्रांट नहीं करेंगे. ठीक है. सो what he is saying in sentence form that P0 request can be satisfied with the currently available resources, but the request for no other process can be satisfied after that. So deadlock exists consisting of the process P1, P2, P3 and P4. So remaining processes के ऊपर deadlock आ गया. Now question is how often should the deadlock algorithm be invoked? तो हम कब डेडलॉक के एल्गोरिदम को इन्वोक करें. तो मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस हो सकती हैं जब हम डेडलॉक के एल्गोरिदम को इन्वोक करें. तो ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कोई भी टेक्निक को अडॉप्ट कर सकता है. इनमें से हमारा पहला जो हमारे पास उसने मेथड बताया उसके अंदर वो क्या कह रहा है कि लेट्स अज्यूम दैट एवरी टाइम अ रिक्वेस्ट फॉर द एलोकेशन कैन नॉट बी ग्रांटेड इमीडिएटली expensive, but the process causing the deadlock is identified along with the processes involved in the deadlock. So what he is basically saying कि आपके पास जब कभी हम किस वक्त इसको इन्वोक करें कि जब कभी कोई प्रोसेस जो है वो डेडलॉक वो किसी रिसोर्स की रिक्वेस्ट करे. जिस तरह अभी हमने पिछली एग्जांपल के अंदर देखा कि आपका जो लास्ट प्रोसेस था उसने सी की एक
इंस्टेंस की रिक्वेस्ट की कि मुझे फर्दर एक सी का इंस्टेंस जो है वो रिक्वायर्ड है, तो हम इमीडिएटली उसको वो रिक्वायर्ड उसकी रिक्वायरमेंट को इंटरटेन ना करें, बल्कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी रन दैट डेडलॉक एल्गोरिदम और चेक करें अपने सिनेरियो के ऊपर कि अगर तो वो सिनेरियो हमारा उसके ऊपर स्मूथली रन हो जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि ठीक है इसको ग्रांट कर दिया जाए, अदरवाइज हम उसको ग्रांट मत करें। लेकिन ये हमारे पास मेथड जो है इट इज़ एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम से, अगर आपके पास, ये तो अभी हमने एग्जांपल सिर्फ 5 प्रोसेसेस के साथ किया, लेट्स अज्यूम कि हमारे पास 100 प्रोसेसेस होते, तो फिर हमें सारे प्रोसेसेस को चेक करना था कि इस एक सिंगल रिसोर्स की ग्रांट करने से क्या बाकी कितने ज़्यादा प्रोसेसेस इस इफेक्ट के अंदर आ जाते हैं। तो इस वजह से हम जो है इस मेथड को जो है वो कह रहा है, एक तो ये मेथड हो सकता है कि जब कभी कोई प्रोसेस कोई रिक्वेस्ट करे रिसोर्स की तो हम उस वक्त जो है इसको इन्वोक करें। दूसरा उसने कहा पीरियोडिकली। पीरियोडिकली मीन्स कि हम कुछ टाइम फिक्स कर लें, हम कहें हर आधे घंटे के बाद ये एल्गोरिदम रन हो और चेक करें कि कहीं पर कोई डेडलॉक तो नहीं अकर हो रहा, ठीक है। या फिर हम जब सीपीयू की यूटिलाइजेशन को देखें कि वो उसका ग्राफ लो होता जा रहा है या सीपीयू जो है उसका रिस्पॉन्स स्लो होता जा रहा है प्रोसेसेस का, तो उस वक्त हम इस एल्गोरिदम को रन कर दें। या फिर तीसरा उसने ऑप्शन बताई है आर्बिट्रली, यानी कि आप खुद अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर रहे हैं कि हर पहले 10 मिनट पहले रन किया था, फिर उसके बाद 2 घंटे बाद रन करें, फिर 3 घंटे बाद रन करके चेक कर लें, क्योंकि इसने बैकग्राउंड में जब रन होना है तो थोड़ी देर के लिए सारी चीज़ें स्लो भी होंगी। तो व्हाट ही इज सेइंग बेसिकली कि आर्बिट्रली इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन इन द सेंस कि आप जब इसको 10 मिनट पहले रन किया था फिर आप इसको 2 घंटे बाद रन कर रहे हैं, तो जब आप इस चीज़ को 2 घंटे के बाद रन कर रहे हैं तो उस वक्त तक तो हो सकता है बहुत से प्रोसेसेस जो हैं वो डेडलॉक की सिचुएशन के अंदर आ चुके हुए हों। तो फिर इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि कौन कौन से प्रोसेसेस की वजह से ये डेडलॉक बन गया है और कितने प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो मोर डिफ़िकल्ट बनता जाएगा। उसने कहा है कि डेडलॉक जब हो जाए तो उसको रिकवर किस तरह किया जाए। तो प्रोसेस टर्मिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने डिस्कशन किया और प्रोसेस प्रीएम्पशन के रिसोर्स प्रीएम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन किया। पहले उसने प्रोसेस टर्मिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करा है व्हाट ही इज सेइंग कि अगर डेडलॉक हो गया है और उसको आपने डेडलॉक से बाहर निकालना है अपने सिस्टम को, तो आप अब्रॉड ऑल द डेडलॉक प्रोसेसेस, एक साथ ही सारे जो प्रोसेसेस नॉट रिस्पॉन्डिंग की स्टेज के पर हैं उनको एक साथ ही किल कर दें या उनको एंड टास्क कर दें। दूसरी ऑप्शन क्या है कि आप एक एक करके किल करना शुरू करें, हो सकता है कि एक दो ही के किल करने से बाकी जो हैं वो रिज्यूम बैक कर जाएं। उसने कहा है कि इन विच ऑर्डर शुड वी चूज टू अब्रॉड द प्रोसेसेस। तो आइदर हम उसको प्रायोरिटी बेस की पर भी हम अब्रॉड कर सकते हैं, यानी कि लो प्रायोरिटी के प्रोसेस को पहले करें, फिर उससे लो, फिर उससे हाई, फिर उससे हाई एंड सो ऑन। या फिर हम इस बेस के ऊपर उसको प्रोसेसेस को टर्मिनेट करना शुरू करें कि हम ये देख लें कि अगर तो कोई प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा कंप्यूटेशन कर चुका है तो उसको हम अब्रॉड ना करें, या कोई ऐसा प्रोसेस जिसको कंप्लीट करने के लिए अपना टास्क ज़्यादा टाइम चाहिए तो उसको भी हम अब्रॉड ना करें, उसको बल्कि अब्रॉड कर लें जो लॉन्गर टाइम मांग रहा है। या फिर जो प्रोसेस जो है वो अभी थोड़ा काम उसने किया है तो उसको हम अब्रॉड कर लें, क्योंकि हमारा लॉन्गर प्रोसेस जो होगा उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन हो चुकी होगी। उसने कहा है या फिर हम रिसोर्सेज को देख लें कि कौन सा प्रोसेस बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है, तो या तो उसको अब्रॉड कर दें। उसको अब्रॉड करने से क्या फ़ायदा होगा कि वो रिलीज़ कर देगा बहुत से रिसोर्सेज और आपके बहुत से प्रोसेसेस जो डेडलॉक में थे वो इमीडिएटली डेडलॉक से बाहर आ जाएंगे उनको जो ही रिसोर्सेज मिलेंगे। थर्ड उसने कहा है कि रिसोर्सेज द प्रोसेस नीड्स टू कंप्लीट, या फिर उन प्रोसेसेस को हम अब्रॉड करें जो डिमांड कर रहे हैं अभी कि हमें ये रिसोर्स चाहिए तो हम अपना काम कंप्लीट करेंगे, तो हम उनको अब्रॉड करना शुरू कर दें। उससे हमें फ़ायदा ये होगा कि डेडलॉक हो सकता है बाहर जल्दी हम निकल आएँ सिचुएशन से। या फिर हम उन प्रोसेसेस की सिलेक्शन करें जिनके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ टर्मिनेशन हमें चाहिए कि 2 प्रोसेसेस के टर्मिनेट के बाद इस प्रोसेस को अगर हम टर्मिनेट करेंगे तो वो हम डेडलॉक से बाहर आ जाएंगे। या लास्ट उसने कहा है कि प्रोसेस इंटरैक्टिव या बैच, इनमें से कोई सिलेक्शन कर लें कि इंटरैक्टिव को डिस्कनेक्ट करेंगे पहले अब्रॉड करेंगे या फिर बैच प्रोसेस को हम करेंगे। अच्छा, इसके बाद उसने डेडलॉक रिकवरी के लिए रिसोर्स प्रीएम्पशन की बात की है कि हम रिसोर्सेज को प्रीएम्प्ट भी करा सकते हैं अगर हम डेडलॉक से निकलना चाहें। वो किस तरह कि हम कोई विक्टिम सेलेक्ट करें प्रोसेस और उसके बाद ऐसा विक्टिम सेलेक्ट करें जिसके अंदर हमें मिनिमम कॉस्ट लगे, यानी कि वो उसको ज़्यादा एंड तक वो ना जा चुका हो, मिनिमम उसने काम किया हुआ हो, तो हम उसकी सिलेक्शन कर लें। इस तरह हमें प्लेंटी कम पड़ेगी।
तो हम उसको विक्टिम बना लें, या हम रोल बैक की कोई ऑप्शन यूज़ कर लें कि हम क्या करें कि प्रोसेस को जब हम किल कर रहे हैं तो पहले उसको किसी सेफ स्टेज के ऊपर लेकर आएं और वहाँ तक उसको सेव कर लें और फिर उसको किल कर दें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम उसको रीस्टार्ट करें तो हम उसको शुरू से ना रन करें, बल्कि उस सेफ स्टेट से रन करें जहाँ से हमने उसको छोड़ा था। ठीक है। सो लास्ट वन उसने क्या, स्टार्वेशन। और इस चीज़ का भी हम ध्यान रखें कि ऐसा ना हो कि जब भी हम रिसोर्स को प्रीएम्प्ट कर रहे हैं तो हर दफ़ा एक ही प्रोसेस सेलेक्ट हुई जा रहा है जिसको हम बार बार किल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो प्रोसेस स्टार्वेशन के अंदर चला जाएगा और वो फिर कभी भी कंप्लीशन जो की तरफ आना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका ये वाला डेडलॉक का चैप्टर कंप्लीट होता है। सो इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन है या कोई क्यूरी है तो वो आप मुझसे क्लास के अंदर आके पूछ सकते हैं, और फिर हम उसको वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।